देखो, अलेक्जेंडर के बाद से मतलब अगर हम लोग देखें, यूनानियों के आक्रमण से भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि यूनानी पहले ऐसे आक्रमणकारी थे जो वास्तव में भारत में काफी अंदर तक वो आए और काफी लंबे समय तक यहाँ रुके। क्योंकि अलेक्जेंडर खुद भी 19 19 महीने कहते हैं लगभग वो भारत में रहे। और उसके बाद जो अलेक्जेंडर के बाकी उनके सक्सेसर्स थे, उन्होंने भी भारत के राज्य को संभाला। काफी लंबे समय तक वो संभालते रहे। तो यूनानियों का प्रभाव काफी रहा भारतीय समाज के ऊपर। तो एक हम लोग अब इसमें ये देखेंगे कि यूनानियों का कौन कौन सा प्रभाव रहा भारतीय समाज के ऊपर, या यहाँ कौन कौन से परिवर्तन हुए यूनानियों के आक्रमण के बाद, है ना। तो एक परिवर्तन तो ये देखा जा सकता है, सबसे पहला, कि मुद्रा निर्माण में नई चीजों को देखा गया। जो इंडिया में कॉइन सिस्टम था, उसमें कुछ बदलाव देखे गए। जैसे आ, हम लोगों ने ये देखा कि पंच मार्क जो कॉइन थे, उनकी शुरुआत हो गई थी ईरानियों के समय में। ईरानी जब इंडिया आए, यूनानियों के आने के बाद में इन पंचमार्क कॉइन पर कुछ आकृतियां बनने लगी थी। जैसे यूनानी जो कॉइन्स थे, उन पर देवी देवताओं की आकृतियां होती थी। तो फिर भारत में भी देवी देवताओं की आकृतियों वाले जो कुछ मुद्राएं हैं, कॉइन्स थे, वो राजाओं के द्वारा जारी करने शुरू किए गए। एक तो चेंज ये आया। दूसरा चेंज ये आया कि भारत में मूर्ति निर्माण की जो गंधार कला थी, जिसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे, इसका विकास होना शुरू हुआ। यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर स्कल्पचर में। देखो, स्कल्पचर में तीन स्कूल ऑफ आर्ट अलग अलग हैं। एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। दूसरी है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी। आज आप जितनी मूर्तियां बुद्ध की देखते हो, दे ऑल बिलोंग्स टू गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। एक तीसरी भी है जिसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। ये नागार्जुन कोंडा के आसपास पली बढ़ी। तो इसमें भी भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियां बनाई गई, जो इन गंधार और मथुरा का दोनों का मिला जुला रूप था। तो कहने का मेरा मतलब यह है यहाँ केवल इतना ही, कि यूनानी प्रभाव से भारत में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की का जो शुरुआत है स्कल्पचर में, मूर्ति कला में, वो होती है। एक और प्रभाव देखा गया कि भारत पश्चिमी दुनिया से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, लैंड रूट से भी और सी रूट से भी, दोनों रूट से जुड़ गया। अभी तक भारत को पश्चिमी दुनिया के बारे में केवल लैंड रूट का ही पता था, सी रूट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन यूनानी सी रूट से भी आए इंडिया। सिकंदर की एक सेना की टुकड़ी सी रूट से भी आई थी भारत में। तो फिर जो सिकंदर के साथ कुछ दार्शनिक आए, उन्होंने इस सी रूट को दर्ज किया अपने व्याख्यानों में। और फाइनली बहुत सारे यूरोप के लोग इसी सी रूट को के माध्यम से भारत तक पहुंचे। तो सी रूट को प्रदान करने का एक जो काम है बड़े लेवल पर, पश्चिम की दुनिया से सी रूट से भारत को जोड़ने का काम, ये भी यूनानियों के द्वारा बड़े लेवल पर किया गया। तो ठीक है। देखो, छत्रप सिस्टम होता है लोकल लेवल पर किसी एक व्यक्ति को राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप देना। जैसे आप समझो कि किसी प्रांत में गवर्नर। अब तक हम लोगों ने ये देखा था कि राजा एक ही होता था जो अकेला शासन करता था। सबसे पहले ईरानियों ने और उसके बाद यूनानियों ने क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें केवल एक राजा शासन नहीं करता था, बल्कि राजा अपने कई प्रतिनिधियों को नियुक्त कर देता था, जिन्हें क्षत्रप कहते थे।
ये रिप्रेजेंटेटिव्स शासन करते थे राजा के बिहाफ पर। ये क्षत्रप सिस्टम था। ऐसा समझ सकते हैं जैसे प्रांतों के गवर्नर, या मेडिवल पीरियड में कई सारे मनसबदार। आपने मनसबदार पढ़े होंगे मुगल सिस्टम में। और दिल्ली सल्तनत सिस्टम में उनका नाम था, देखो दिल्ली सल्तनत सिस्टम में भी उनका नाम था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था ना उस सिस्टम को। देखो इल्तुतमिश ने उस सिस्टम को शुरू किया था। जैसे मनसबदारी सिस्टम था, वैसे ही दिल्ली सल्तनत में, मुगलों में वो मनसबदारी सिस्टम था। इक्तदारी सिस्टम। इक्तादार, इक्तादार, करेक्ट, इक्तादर्स। वो इक्तादर्स थे, होते थे, है ना, इक्ताओं में विभाजित कर दिया था। सेम क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत जो की थी वो ईरानियों ने और यूनानियों ने की इंडिया में। शुरुआत ईरानियों ने की। ये कहते हैं कि यूनानियों ने भी ईरानियन से ही पहले सीखा और फिर भारत में इसे लागू किया ईरानियों ने, सॉरी यूनानियों ने। जैसे जब सिकंदर यहां से लौट के गया तो जो उसका राज्य था सारा, उसको उसने अपने क्षत्रपों में बांट दिया था, केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। जैसे सीरिया में, बेबीलोन में जहां उसकी डेथ हुई, वहां किसी और को राजा उसने नियुक्त किया, अपने एक दोस्त को। भारत में फिलिप को नियुक्त कर गया था। वैसे ही इजिप्ट में किसी और को बनाया उसने, मिस्र में। तो इस तरीके से उसने अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेता चुन लिए थे। इसी को छत्र प्रणाली कहा गया। भारत में भी इसको बाद में एक्सेप्ट किया गया। अब हम आगे चलते हैं अगले, तो कैसे था ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में था क्या? ऐसे ही समझ लो मोटे तौर पर, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे। देखो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, बल्कि और पीछे चलो, इसको ऐसे समझो, सबसे पहले मूर्तियां जो भारत में बनी कभी भी किसी की, तो वो सबसे पहले भगवान बुद्ध की बनी। मूर्ति पूजा की इसलिए शुरुआत अगर कहीं होती है तो वो बौद्ध धर्म से होती है, हिंदू धर्म से नहीं होती। खैर हिंदू नहीं, सनातन धर्म कहूं तो उससे नहीं होती है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्तियां बनाई गई, और भगवान बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी वो मथुरा में बनी, मथुरा और उसके आसपास के एरिया में। इसीलिए उस कला को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। इसमें था क्या, इसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो पूरी तरीके से भारतीय स्टाइल में थी। जैसे भारत में लोग होते हैं ना, तो वैसे ही, जैसे भारत में लोग सामान्य होते हैं, शारीरिक डील डॉल उनका सामान्य होता है, एक बात। दूसरे, तो इसलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी वो साधारण इंसान के रूप में है, ना ही उनको भगवान बनाया गया। यानी उन मूर्तियों के चारों ओर आपको दिव्य प्रकाश नहीं मिलेगा, हॉलो। दिव्य प्रकाश ही किसी मूर्ति को भगवान के रूप में प्रतिस्थापित करता है। इसलिए वो मूर्तियां सिंपल थी जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बनी। मथुरा के आसपास आप देखोगे कि लाल पत्थर है, तो लाल पत्थर से ही वो मूर्तियां बनी थी। जब यूनानी इंडिया आए तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ परिवर्तन हुए। यूनानी या विदेशी जिन्हें भी हम लोग माने, भारत में मूर्ति कला की एक नई पहचान आई, और वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाती है। क्योंकि विदेशी, अब स्पेशली यूनानी, कह सकते हैं हम लोग आ, आ, मस्कुलाइन बॉडी के होते थे, है ना, उनका शरीर ज्यादा मस्कुलाइन होता था, क्योंकि वो योद्धा थे, वॉरियर्स थे।
तो इसलिए सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि गद्दार स्कूल ऑफ आर्ट में मस्कुलाइन बुद्धा की मूर्ति बनी। यूनानी जहां से आए या मध्य एशिया के क्षेत्रों से जब वो होते हुए आए तो अपने साथ अलग तरीके के पत्थर लेके आए। नीला पत्थर, विशेष तौर पर नीला पत्थर, और संगमरमर प्रकार का पत्थर, ग्रेनाइट प्रकार का पत्थर। इसलिए गद्दार स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्धा की जो मूर्ति थी वो ग्रेनाइट में बनी हुई है, लाल पत्थर में नहीं। और तीसरा बदलाव उसमें यह था कि बुद्ध को भगवान के रूप में स्थापित किया गया गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। उनकी मूर्ति के पीछे हॉलो मिलता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति में। ये प्रभाव यूनानी था, क्योंकि यूनान में भगवान की कॉन्सेप्ट सबसे पहले आई। भगवान माने ईश्वर को अवतार के रूप में और ह्यूमन अवतार के रूप में अगर देखा गया कहीं पर, तो वो यूनान में सबसे पहले देखा गया। इसलिए यूनान में देवी और देवता जो थे, ये मान्यता थी कि वो राजाओं के रूप में या रानियों के रूप में अवतार लेते थे। इसलिए वो संकल्पना भी देखने को मिली भारत में। जो अवतारवाद की कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर देखा जा सकता है यूनानी प्रभाव, है ना। जैसे वहां पर ज्यूज एक देवता के रूप में है। वैसे तो ज्यूज हमारे यहाँ पर बृहस्पति के रूप में है, लेकिन अगर हम लोग ज्यूज को कहें तो इंद्र के रूप में भी हम अपने यहाँ देख सकते हैं। मतलब बृहस्पति और इंद्र का मिला जुला रूप है ज्यूज। वहां राजा को ज्यूज की संतान मानते थे वो लोग। खैर, ये बहुत सारी बातें हैं, पर आप केवल इतना समझिए कि भारत में जो गंधार कला का प्रभाव है वो यूनानी प्रभाव है। यूनानी प्रभाव उस पर साफ दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट से देखो, एक और प्रभाव देखने को मिला सिकंदर के आक्रमण का। जब सिकंदर इंडिया से गए तो भारतीयों को लगा कि सिकंदर पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड उसने एक एम्पायर को बनाने का काम किया। उसका एम्पायर यूनान से लेके और एशिया तक फैला हुआ था, यानी यूरोप से लेके और एशिया तक फैला हुआ था। इसलिए भारतीयों में भी एक पैन इंडिया एम्पायर की जो प्रेरणा है वो जागी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर इसी तरीके से उस पैन इंडिया एम्पायर को क्रिएट किया, बड़े लेवल पर इसको बनाने का काम किया, जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल था, साउथ इंडिया भी शामिल था, दक्षिण भारत का अधिकतर हिस्सा। इसलिए एम्पायर निर्माण की कॉन्सेप्ट शुरू तो की नंदों ने, क्योंकि सारे उत्तर भारत को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा रूलर था जिसने दक्षिण भारत को भी शामिल किया था। इसलिए सही मायने में जो इंडियन एम्पायर को अगर हम लोग माने जिसने बनाया, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। और उसे कहां से प्रेरणा मिली? तो यूनानियों से, ये माना जाता है। तो आप अगले पॉइंट। अच्छा, एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात थी जो रह गई। देखो, यूनानियों के जब सिकंदर इंडिया में आए तो सिकंदर के साथ कई यूनानी भारत आए। इनमें कई इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। इन्होंने इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लिखी है ना। इंडिया के बारे में इन्होंने बताया है अपने वृतांतों में, अपने डिस्क्रिप्शंस में। तो फिर इसका एक फायदा ये हुआ कि भारतीयों के बारे में या भारतीय प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है ना। और दूसरी चीज ये हुई कि इंडियन जो ऑस्ट्रोलॉजिस्ट थे या ऑस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्हें भी यूनानी ज्ञान के बारे में पता चला। जब यूनानी लोगों से संपर्क बढ़ा तो जो ग्रीक नॉलेज थी फिजिक्स के बारे में या बाकी मेडिसिन्स के बारे में, जो कि काफी अच्छी मानी जाती थी, उससे भारतीय भी अवगत हुए। और इसी क्रम में ये कहते हैं कि जो चरक थे वो काफी कुछ उन्होंने यूनानी पद्धतियों से सीखा था, मेडिकेशन। तो फिलहाल आप अगले देखो, ये सिकंदर का जो जहाजी बेड़ा था, जो शिप्स थे, उसके एडमिरल थे। तो इन्होंने इनके विवरण के आधार पर
आगे कई लेखकों ने भारत के बारे में लिखा, जैसे स्ट्रैबो और एरियन का जो विवरण है भारत के बारे में पुराने समय में, वो नियार्कस के लेखों के ऊपर ही आधारित है।